एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ज्ञान सागर क्लासेज अनूपगढ़ में आप सभी बच्चों का जेट BHU और CO2 में स्वागत करता है। तो अपने कल जो पहली क्लास लगाई थी उसमें अपनों ने जो सभी एनिमल हस्बेंड्री कुछ बातें जो सीख ली थी और नोट भी कर ली थी। जो बेसिक रहने वाला अपना एग्रीकल्चर का जो सिलेबस से बाहर होता है वो मैंने कल सभी आपको नोट करवा दिया और अच्छी तरह समझा भी दिया। आज जो अपने क्लास जो सेकंड क्लास रहने वाली है ये भैंस के ऊपर रहने वाली है। जो भैंस की कुछ बेसिक बातें होती हैं, जो वैरायटी होती है वो तो अलग बात है, जो नस्लें हैं वो अलग है, लेकिन कुछ भैंस की भी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं, यानी बेसिक है भैंस के बारे में उसको जानना अपने को बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, क्योंकि अपने को तो सभी पढ़ना पड़ेगा, क्या पता क्वेश्चन जेट में और COT में कहाँ से भी आ सकता है। तो चलिए अपने आज ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं भैंस के बारे में। तो शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं भैंस के बारे में वो जान लेते हैं, जैसे कि भैंस का कुल कौन सा है, भैंस का बॉटनिकल नाम क्या होता है, भैंस की कुल वैरायटियाँ कितनी हैं, अपने पास कितनी है, भैंस के जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है और कितने हैं। चलिए आप सभी को पता है अभी अपना जो पहला बेंच था एग्रीकल्चर का जेट COT का वो 29 मार्च को शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे जो अपनी क्लासेज है वो रहने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको इसमें एक सुविधा और मिलने वाली है, वो क्या रहेगी, एक तो जो नोट्स है आपको वो हम हैंड जो प्रिंटेड होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा देंगे बेटा। और दूसरी बात क्या है, जो बच्चे यहाँ पर ज्ञान सागर क्लासेज में कोचिंग करेंगे उनको शाम को 1 घंटा टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं अपने। अगर बच्चा हर दिन वो जो अपनी टेस्ट सीरीज लगा ले एग्रीकल्चर की, तो उसको जो 60 के 60 क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने वाले हैं वो उसी में से आएंगे। जो अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी वो सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपने क्लासेस शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने भैंस के बारे में बताया, भी कुछ भैंस की जो बेसिक बातें हैं वो अपने जानने जा रहे हैं। नस्लें तो बाद में करेंगे, पहले भैंस की कुछ बातें जान लें। सभी को दिख रहा है बेटा? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है बेटा वो क्या होता है, देखो सबसे पहले भैंस का जो अपने वैज्ञानिक नाम लिखेंगे वो क्या है, बुबेलस बुबेलिस। क्या होता है भैंस का बॉटनिकल नेम, बुबेलस बुबेलिस। ठीक है बेटा, भैंस का बॉटनिकल नेम क्या होता है, बुबेलस बुबेलिस। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, जो भैंस का कुल रहने वाला है वो क्या है। आप जैसे कि बॉटनिकल नेम अगर आपको याद हो जाए बुबेलस बुबेलिस, तो उसी प्रकार उसका कुल भी याद रह जाएगा। वो क्या रहेगा, सिंपल सा कुल है, वो क्या रहने वाला है, बोविडी। बोविडी क्या रहने वाला है बेटा, बोविडी। क्या रहने वाला है भैंस का कुल, बोविडी। याद रख लोगे बेटा। अच्छा, अब आपसे पूछ लेगा अभी भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी भैंस का जो ओरिजिन है, बफेलो का ओरिजिन है वो कहाँ पर है, वो अपना इंडिया ही है, यानी भारत के अंदर ही जो भैंस का ओरिजिन है वो हुआ है भारत, यानी इंडिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो वो क्या है, भारत में सामान्य प्राप्त भैंस की नस्लें कितनी हैं, यानी कि भारत के अंदर जो सामान्य है तय भैंस की जो नस्लें हैं वो कितनी है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर जो भैंस की नस्ल है अपने वो 17 है। 11वीं क्लास की बुक में सभी कुछ दिया हुआ है ये।
ठीक है बेटा। तो आपको याद रखनी है जो भैंस की जो अपने कुल नस्लें हैं वो कितनी है, 17 है। कितनी है बेटा, 17। भैंस की नस्लों की संख्या कितनी है भारत के अंदर अपने, 17 है बेटा। ठीक है बेटा। फिर कुछ अनुसंधान केंद्र है, जैसे कि पहला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान, कहाँ पर है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पड़ेगा भी जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है। मैंने कल की क्लास में बताया था जो भैंस का अनुसंधान केंद्र है वो हिसार केंद्र है बेटा। कहाँ है, हिसार। जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है बेटा। कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। यहाँ तक बातें दिमाग में रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये मैंने बहुत बार क्लासेस में बता दिया है, आपकी 11वीं वाली क्लासेस में बता दिया है। जो एनडीडीबी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसकी शुरुआत हुई बेटा 1965 के अंदर हुई। कहाँ पर है, आनंद के अंदर। अपने कहाँ पर हुई बेटा, आनंद के अंदर हुई है, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। हुई कब है, 1965 के अंदर हुई है। यहाँ तक बातें ध्यान रख लोगी। फिर जो नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र आ रहा है वो कौन सा है, एनडीआरबी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो कहाँ पर है बेटा, ये भी करनाल हरियाणा के अंदर है। ये कहाँ बेटा, करनाल हरियाणा के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई थी बेटा 1923 के अंदर। पड़ता कहाँ है बेटा, ये करनाल के अंदर। करनाल कहाँ है बेटा, कौन से राज्य में बेटा, हरियाणा के अंदर है। दो चीजें हैं बेटा हरियाणा के अंदर। पहली तो क्या है बेटा, जो भैंस का अनुसंधान केंद्र है वो बेटा हिसार हरियाणा के अंदर है बेटा। दूसरा जो एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी शुरुआत 1923 करनाल के अंदर हुई थी, ये भी कहाँ पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है बेटा। समझ में आई यहाँ तक, चलो नेक्स्ट है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL। AMUL की फुल फॉर्म क्या होती है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत बेटा हो रही है 14 दिसंबर 1946 के अंदर। कब हो रही है, 14 दिसंबर 1946 के अंदर हो रही बेटा। हाँ जी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अपने भैंस के बारे में जानते हैं। जो भैंस का मंदकाल होता है, यानी जब भैंस हीट के अंदर आती है वो हीट के अंदर कितने टाइम तक रहती है भैंस, यानी मंदकाल के अंदर जो अपनी भैंस है ये कितने टाइम तक रहेगी बेटा, ये रहेगी बेटा 12 से 18 घंटे, सॉरी 12 से 36 घंटे, 12 से 36 घंटे अपने मंदकाल में पशु रहेगा। यानी जो भैंस है ये 12 से 36 घंटे मंदकाल में रहेगी। ठीक है बेटा, समझो यहाँ तक। नेक्स्ट भैंस के बारे में क्वेश्चन क्या पड़ेगा भी, जो भैंस का मंद चक्कर होता है, क्या होता है बेटा, मंद चक्कर, ये कितने दिनों बाद आता है। यानी जैसे कि आज भैंस हीट में आ रही है, अब अगर भैंस प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो वह दूसरी बार कब हीट में आएगी, यानी वापस टाइम क्या रहेगा, जो दोनों दिनों का जो गैप रहेगा वो कितने दिनों का रहेगा, वो रहेगा 21 दिनों का। यानी जो मंद चक्कर है वो कितने दिनों बाद आता है बेटा, 21 दिनों बाद। कितने दिनों बाद, 21 दिनों बाद। चलो यहां तक समझ में आ गया सभी को। आगे देखो, आगे क्या है बेटा, ब्याने की क्रिया, जो भैंस की जो ब्याने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अपने पास। ब्याने की जो क्रिया होती है भैंस को, उसको अपने क्या बोलते हैं, कोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोविंग, सॉरी काविंग बोलते हैं, काविंग बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, दिमाग में उठा लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो भैंस की जो श्वास गति होती है,
यानी 1 मिनट के अंदर जो अपनी भैंस है वो कितनी बार सांस लेती है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भी जो एक बार भैंस है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेती है, वो लेती है बेटा 16 से 20 बार 1 मिनट के अंदर लेती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, गर्भकाल। भैंस का जो गर्भकाल है यानी कितने दिनों बाद, जैसे आज भैंस क्या होगी अपनी प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो आज के बाद कितने दिनों के बाद वो अपनी भैंस है वो ब्याह जाएगी, यानी ब्याने का टाइम क्या रहेगा, कितने दिनों के बाद ब्याएगी, वो दिन कितने रहेंगे, वो रहेंगे बेटा 310 दिन। कितने रहेंगे, 310 दिन। कर लोगे याद, दिमाग में बिठा लोगे, ठीक है। ये तो गया चलो भैंस के बारे में। अब अपने जानेंगे भैंस का जो मांस होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, जो मीट होता है भैंस का उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको 2 नाम से जानते हैं। आपको तो जो बच्चे हैं उनको तो इतना ही पता होगा भी भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, बफन। दूसरा नाम क्या है मीट का, यानी भैंस का दूसरा नाम है जो मांस का, वो क्या है, फ्लैश। क्या नाम बोलते हैं, फ्लैश। क्या नाम होता है, आप इसको ऑप्शन में बफन भी दे सकता है, फ्लैश भी दे सकता है, तो दोनों नाम याद रख लेना। या तो आपको बफन देगा या फिर वो फ्लैश देगा। तो आपको अगर बफन नहीं आया हो, फ्लैश आया हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना, वहां पर फ्लैश क्लिक करके आओगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट जानते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भैंस से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर दूध मिलता है वो अपने को भैंस से मिलता है। ठीक है, यहां तक ध्यान में रख लोगे, ऐसा नहीं भी गाय लिखाओगे, नहीं, आपसे क्वेश्चन दे देगा भी बताओ भी सबसे ज्यादा जो दूध मिलता है वो कौन से पशु का प्राप्त होता है, अपने को कौन से पशु का प्राप्त हो, वो भैंस का प्राप्त होता है। और कितना % हिस्सेदारी है दूध की, अगर मान लो 100% सारा दूध है, यानी कि उसमें गाय का भी है, भेड़ का भी है, बकरी का भी है, गाय का भी है और भैंस का भी है, तो उसमें कितने % जो अपने भैंस की योगदारी रहने वाले दूध की, वो रहने वाली है बेटा 52%। कितना %, 52%। ठीक है, यहां तक समझ लोगे सभी, कितना % योगदारी रहने वाली है भैंस की दूध की, 52% है वो योगदारी रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, विश्व में भारत का भैंस की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यानी भारत के अंदर जो भैंस है वो कौन सा स्थान प्राप्त करती है विश्व के अंदर। ठीक है, गाय का नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ भैंस का टॉपिक नाम चल रहा है, तो हमने भैंस के बारे में जानेंगे। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो भैंस है वो कहां पर है, वो अपने भारत के अंदर है। यानी भारत का कौन सा स्थान है बेटा, प्रथम स्थान रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पड़ेगा वो क्या है, विश्व की कुल 57% भैंस भारत में ही पाई जाती है। मान लो पूरे विश्व में 100% भैंसें हैं, तो उसमें से कितनी % भैंस क्या है अपने भारत में पाई जा रही है, कितनी पाई जा रही है बेटा, कितनी है बेटा बताओ, वो है अपनी 57%। कितनी है बेटा, 57% भैंसें हैं। ठीक है, याद रख लोगे, जो कुल भैंसें अपने भारत के अंदर वो विश्व की 57% है। आगे देखो, चलो भारत में सर्वाधिक भैंस, भारत के अंदर सर्वाधिक भैंस वाला राज्य है, यानी सबसे ज्यादा जो भैंस है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, पहला राज्य बताना है और दूसरा इसलिए क्योंकि दूसरा अपना राजस्थान है, पहला इसलिए क्योंकि वो पहला है। तो पहले पर क्या रहेगा, यूपी उत्तर प्रदेश, क्या रहने वाला अपना यूपी उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो स्थान प्राप्त कर रहा है अपना राजस्थान। यानी भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है वो प्रथम स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है और द्वितीय स्थान पर अपना राजस्थान है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है, भी पूछ लेगा अभी राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या, यानी कितनी भैंसें हैं राजस्थान के अंदर,
कौन सी जनगणना के अनुसार? 20वीं जनगणना 2019। कौन सी? 2019 और 20वीं जनगणना। ठीक है बेटा। हाँ जी, कितनी है बेटा? 1.37 करोड़, यानी 1.37 करोड़ है अपने राजस्थान में भैंसों की संख्या है 2019 के अनुसार, यानी 20वीं जनगणना के अनुसार। अच्छा, राजस्थान में सबसे अधिक भैंसों की संख्या कौन से जिले में है? राजस्थान में जो भैंसों की संख्या है वो कौन से जिले में है? ये मैंने कल भी जो पहली क्लास थी उसमें बता दिया था भी जो सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वो जयपुर में पाई जाती हैं। कहाँ पर है बेटा? जयपुर के अंदर। याद कर लेना भी जो सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वो अपने जयपुर के अंदर है। आगे देखो, भारत में भैंस पशुधन की संख्या, ये तो राजस्थान की बात होगी। अब बात आ रही है कि जो भारत के अंदर जो भैंस पशुधन की संख्या है वो कितनी है 2019 के अनुसार, यानी 20वीं के अनुसार, तो वह है 10.98 करोड़। 10.98 करोड़ 2019 की जनगणना के अनुसार। चलो नेक्स्ट क्या है अपने पास? भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा कब प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई नहीं कराने वाला आपको ये, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको जो ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर कराया जाएगा वो बेहतरीन ही कराया जाएगा। ठीक है बेटा, जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो बेहतरीन ही होंगे। उन नोट्सों में से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं आने वाला। तो जितने से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी जुड़े तो सोमवार को अपने 10 बजे सभी बच्चे ज्ञान सागर क्लासेस में उपस्थित हों। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर जितना ही आप लेट करोगे उतना ही आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आपके पास आज से गिनती के लगभग 44 दिन ही बचे हैं। 44 दिन के बाद आपका जेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उससे पहले आपका सीयूटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। आप मान के चलो आपके पास लगभग 40 दिन ही बचे हैं। तो आप अपना समय गवाए न, जल्दी से जल्दी अपनी जो कोचिंग संस्थान है ज्ञान सागर क्लासेज, जिसका पता है बेटा शारदा कॉलेज रिको इंडस्ट्रियल एरिया, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और क्लासेस कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन क्या है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व की जो पहला बच्चा प्राप्त हुआ वो कब हुआ बेटा? अगस्त 1943 के अंदर हुआ। कब हुआ? अगस्त 1943 के अंदर हुआ। कहाँ पर? इलाहाबाद कृषि के अंदर हुआ। कहाँ पर है? इलाहाबाद कृषि के अंदर। ठीक है बेटा, इलाहाबाद कृषि संस्थान। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब थोड़ी सी कुछ और मोस्ट बातें हैं भैंस के बारे में, वो क्या है जान लेते हैं। जैसे कि ये मैं आपको एक बात और सुनो, ये जो मैं यहाँ पर लिख कर आपको सीधा करवा रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम बेटा बहुत कम है। आपके अपने पास 40 दिनों के अंदर अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा। ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर अपने राइटिंग करें और अपने को टाइम ही मिल जाए उसको रीड करने के, नहीं, अपने पास टाइम बहुत कम है। जितना से जितना टाइम मिले अपने को बस उसको कंटिन्यू आप रेडी करो, तैयार करो। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे लिखवाने को बैठ जाऊँ फिर आप उसको घर पे जाके फिर रफ कॉपी में लिखो फिर उसको याद करो। और लिखवाने अगर बैठ जाएंगे अपने तो सिलेबस 40 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं होने वाला। जो ये कहते हैं ना हम लिखवा कर कंप्लीट कराते हैं सिलेबस, तो बेटा वो कुछ बातें छोड़ देंगे। आई समझी बात? यानी जो वो ऊपर से करा देंगे, जो नीचे वाला जो मेन टॉपिक है वो नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जेट में पूछे जाते हैं वो हल्के नहीं पूछे थे बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जो जेट का और सीयूटी का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। जो मेन क्वेश्चन पूछते हैं वो अंदर से पूछ जाते हैं। और आप बच्चे इतने भी होशियार, आपको सभी को पता है भी 40 दिनों के अंदर सर इतना सिलेबस लिख कर कंप्लीट नहीं होता।
तो ठीक है, तो आपको जो हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं भी आप ज्ञान सागर क्लास के साथ जुड़ें, ताकि हम आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दें, ताकि आप यहाँ पर भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ो, उसको देखो, समझो, और घर पर जाकर उसी नोट्स के द्वारा आप पढ़ो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसकी क्लास भी लगाओ ऑनलाइन। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब अपने पढ़ेंगे भैंस का वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपने क्या पढ़ेंगे, भैंस की नस्लें क्या है, कौन कौन सी नस्लें हैं, उनकी पहचान क्या है, उसका दूध कौन सा होता है, और मोस्ट भैंसें कौन कौन सी हैं। ठीक है बेटा, चलो अपने इसका वर्गीकरण पहले से अपने जान लेंगे भी भैंस का गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। और रिजेक्ट में पूछा गया है, सीयूटी में पूछा गया है भी भैंस की गुणसूत्र संख्या बताइए। तो भैंस की गुणसूत्र दो प्रकार से विभाजित की गई है। एक तो होती है बेटा जल भैंस, यानी कि ऐसी भैंसें जो क्या होती है बेटा, जो प्राप्त वातावरण में रहती है, जो पाली जाती है। एक होती है दलदली बसलें भैंसें, यानी जो जंगलों के अंदर पाई जाती है, जिसे आदिवासी मानना पालते हैं। ठीक है बेटा, आदिवासी लोग पालते हैं, जो जंगलों में चराने जाते हैं। ठीक है, चलो, जो जल वाली भैंस होती है उसकी जो गुणसूत्र संख्या होती है बेटा 50। कितनी होती है, 50। जो दलदली वाली होती है उसकी होती है 48। इतनी बात आप नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। जो जल वाली फसलें भैंसें होती है, सॉरी, उसकी जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 50 होती है। जो दलदली वाली भैंसें उसकी कितनी होती है बेटा, 48 होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने विभाजन कर रहे हैं बेटा जलीय भैंसों का, यानी जो अपने घरेलू पालते हैं वैसे। ठीक है ना, घरेलू कौन कौन से पालते हैं, जैसे भारी नस्लें। कौन सी नस्लें, भारी, यानी इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, दिखने में क्या होती है, वो बड़ी लगती है अपने को। ठीक है, तो उसमें पहली कौन सी है बेटा, मुर्रा। पहली कौन सी आ रही है अपने पास, मुर्रा, दिख रहा है सभी को। पहली कौन सी आ रही है, मुर्रा। दूसरी है नीली रावी। दूसरी कौन सी है, नीली रावी। तीसरी कौन सी है, जाफराबादी। ये 12वीं में आपने सभी ने इनका वर्गीकरण पढ़ा है, सभी ने पढ़ी है, लेकिन उसमें से ऐसी थ्योरी नहीं आने वाली। आपको पता है जेट में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब हमने क्या किया, उस थ्योरी में से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिया, जो हम आपको अभी दिखाएंगे और कराएंगे भी सही। देखो, पहली भैंस है भारी नस्लों में, मुर्रा है, नीली रावी है, जाफराबादी। आपको क्वेश्चन सिंपल सा दे देगा भी भारी भैंस की नस्ल निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा, मुर्रा आ जाएगा, सुरती आ जाएगा, बदावरी आ जाएगा, नागपुरी आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप क्या कर रहे होगे, मुर्रा। क्या ऑप्शन में सही होगा, मुर्रा। चलो, दूसरी कौन सी है बेटा, दूसरी आएगी अपनी हल्की भैंसें, जो दिखने में क्या होती है, वजन में हल्की लगती है अपने को। ठीक है, इतना मतलब कि फैलाव नहीं होता भैंसों का। ठीक है, तो पहली कौन सी है, मैसाना, दूसरी सुरती, तीसरी नागपुरी, चौथी बदावरी। ट्रिक क्या रखोगे, मैसाना, सुरती, नागपुरी, बदावरी। मैसाना, सुरती, नागपुरी, बदावरी। मैसाना, सुरती, नागपुरी, बदावरी। याद कर लो कैसे। चलो, अब आ रही है दलदली या विदेशी भैंसें। अब उनमें से कौन कौन सी आएगी बेटा, कारो बाओ। ये भैंसें दलदली कोई नहीं कराने वाला, आप कोई भी कोचिंग सेंटर में चल जाना, ये भैंसें नहीं बताएगा, और ये सीयूटी में आने वाली है बेटा। ठीक है, चलो, पहली कौन सी है बेटा, पहली कौन सी है, कारो बाओ। दूसरी कौन सी है, कवाई जमन, कवाई जमन। ठीक है बेटा, फिर कौन सी है बेटा, सिहाला। फिर कौन सी है बेटा, सिहाला। ब्राजील की लाल। लास्ट कौन सी है, ब्राजील की काली। हेलो, ठीक है बेटा, कौन कौन सी है, काराबाओ, कवाई जवन, सिहाला, ब्राजील की लाल, ब्राजील की काली। देखो कितनी मस्त भैंसों की नस्लें हैं। ठीक है, आगे अब जो अपनी मोस्ट क्वेश्चन शुरू होंगे वो नस्लों में होंगे बेटा, तो आप ध्यान से पढ़ना इन नस्लों को, सारा अपना ध्यान इधर ही रखना। ठीक है, पहली जो नस्ल अपनी है मुर्रा।
क्या है बेटा? मुर्रा। मुर्रा का नाम सुनते ही आपको पता लग जाएगा अभी क्या नस्ल है। सबसे महंगी नस्ल मुर्रा है, यानी सब जो महंगी बिकती है मुर्रा बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि इसका दूध उत्पादन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? क्यों बिकती है महंगी? क्योंकि इसका जो दूध का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलो देखो इधर, मुर्रा। सबसे पहले पूछेगा जो मुर्रा का उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर है? मुर्रा का उत्पत्ति स्थल सभी को पता है बेटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली में पाई जाती है, हरियाणा और पंजाब के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब। याद कर लोगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है? मुर्रा भैंस का जो अन्य नाम है वो क्या है? मुर्रा भैंस का जो अन्य नाम है वो क्या रहने वाला है? ठीक है बेटा, जो मुर्रा नस्ल का जो नाम है वो क्या रहने वाला है? आप हेलो, नस्ल का जो नाम है वो क्या रहने वाला अपने पास? वो रहने वाला है, पहला जो नाम होता है मुर्रा का वो होता है दहेली भैंस। क्या बोलते हैं उसको? दहेली भैंस बोला जाता है। जो दूसरा नाम है खुड़ी। क्या बोला जाता है? खुड़ी। पहला नाम क्या रहेगा मुर्रा का? दहेली भैंस। और दूसरा नाम क्या रहने वाला है? खुड़ी। याद रख लोगे, दिमाग में बिठा लोगे ये नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? पशु सहायकाल के रंग, यानी जो पशु का जो मुर्रा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सहाय काला। कैसा रंग होता है? सहाय काले रंग की होती है। ठीक है बेटा। दूसरा है, लेकिन मुंह, पैर और पूंछ पर सुनहरी रंग के बाल होते हैं। कहां पर? मुंह, पैर, पूंछ पर किस प्रकार के बाल होंगे बेटा? सुनहरी रंग के बाल होंगे। इतना बात याद रख लोगे। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला रंग रूंग का। क्वेश्चन क्या आने वाला है ये देखो। या तो इसमें मुर्रा में आपको पूछेगा दूसरा नाम, पूछ लेगा दहली भैंस किसे बोला जाता है? कौन सी नस्ल को बोला जाता है? भैंस की बोला जाता है, गाय की बोला जाता है? खुड़ी है, ये कौन सी भैंस को बोला जाता है? कौन सी नस्ल को? ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन देने के लिए देखो बेटा, वो कुछ गाय की नस्लें में डाल देगा, कुछ भैंस की नस्लें में, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना। खेड़ी का जो नाम है वो नस्ल है मुर्रा। ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा भी गया जेट और सीयूटी में, वो क्या है? जो मुर्रा के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? मुर्रा के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं बेटा जलेबी आकार के। कैसे? जलेबी आकार के, क्योंकि जलेबी राउंड शेप की होती है ना, गोल गोल, तो इसके सींग भी कैसे होते हैं बेटा? गोल होते हैं। यानी जो मुर्रा के जो सींग होते हैं वो गोल होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं, इसलिए इसको सींग की संख्या क्या दे दी गई? भी जो भैंस के जो सींग है वो जलेबी आकार के हैं। आगे देखो, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। भैंसों के अंदर सबसे जो सुंदर नस्ल होती है वो कौन सी नस्ल होती है? मुर्रा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों ही। ठीक है। एक तो नाम वाला, एक सींग वाला और एक सबसे सुंदर नस्ल वाला। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका होता है? मुर्रा का। मैंने पहले ही बता चुका हूं भी, जो मुर्रा का जो उत्पादन है दूध वो सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे महंगी बिकती है वो। ठीक है ना। हाँ जी। आगे देखो, भैंस के अंदर जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है वो किसका है? मुर्रा का है बेटा। किसका है? मुर्रा का। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्ल, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, मैंने पहले बता दिया, जो व्यापारी होते हैं वो सबसे महंगी नस्ल मुर्रा को लेते हैं। अगर जो यूपी वाले व्यापारी अपने यहाँ पे राजस्थान में आते हैं तो जो उनकी पहली चॉइस होती है भैंसों के अंदर वो मुर्रा होती है। क्यों? क्योंकि ये दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा देती है। तो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्ल क्यों है? क्योंकि इससे दूध ज़्यादा मिलता है
घी भी ज़्यादा निकलता है और मक्खन भी ज़्यादा मिलता है। आगे देखो, मुर्रा नर कृषि फार्म में भार ढोने के लिए यूज किए जाते हैं। जो मुर्रा के जो नर है यानी कि मेल है, वो कृषि कार्य के अंदर भार ढोने के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यह विश्व की दूध देने वाली भैंसों की श्रेष्ठ नस्ल है। यानी सबसे अच्छी जो नस्ल है विश्व के अंदर दूध देने वाली नस्लों की, वो कौन सी है? अपनी मुर्रा है, मुर्रा नस्ल है। ठीक है बेटा, ये भी मोस्ट आई विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है दूध देने वाली? तो ऑप्शन में आप मुर्रा ही लिख के आओगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, दूध उत्पादन विशेषताएं, यानी इसकी जो दूध उत्पादन है एक ब्यांत के अंदर, यानी कि जब वो ब्याती है उसका जो एक ब्यांत होता है वो कितने समय क्या होता है। ठीक है बेटा, यानी वो कितना दूध देती है अपनी एक ब्यांत के अंदर, कितना देती है? 1800 से 2500 लीटर एक ब्यांत के अंदर। यानी कि मान लो अपनी भैंस आज ब्याई है, अब वो वापस प्रेग्नेंट हो गई है, अब 365 दिनों के बाद वापस ब्याने वाली है। अब वो 310 दिनों तक क्या देगी? दूध देगी। अब उन 310 दिनों के अंदर दूध कितना देगी अपने को? 1800 से 2500 लीटर। यानी प्रति ब्यांत पर जो दूध देती है वो 1800 से 2500 लीटर देती है। जो औसत वसा होती है इसके दूध के अंदर वो फैट निकलती है, वो कितनी निकलती है बेटा? 7%। कितनी फैट होती है? 7% होती है। ठीक है बेटा, ये तो थी कुछ मुर्रा की विशेष बातें। और सबसे अच्छी, सबसे ट्रिक वाली जो नस्ल है वो मैं कराऊंगा आपको, और अच्छे से अच्छे तरीके से कराऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, आपके दिमाग में फिट हो सके। तो कल को जो जेट और सीयूटी का एग्जाम के अंदर तैयार रहे आप, तो उसमें क्या है, बढ़िया करो। एक बार को चलो, तो आप क्या बेटा, सोमवार को आप जितने भी विद्यार्थी हमारी कोचिंग संस्थान ज्ञान सागर क्लास जुड़कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और आपको बेहतरीन पढ़ाई यहाँ पर कराई जाए। किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर सीसीटीवी, डिजिटल बोर्ड, ऐसी नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट, शाम को ऑनलाइन क्लासेस, सभी की सुविधा रहने वाली है। यानी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी कम फीस के अंदर। ठीक है बेटा, तो आप सभी को धन्यवाद। बाकी अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी जो भैंस की नस्लें बच गई है वो करेंगे। तो सभी एग्रीकल्चर विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद।